हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर अड्डा में। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स जो है ये आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज ए फॉर्म ऑफ it is a form of it is a form of it is a form of ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is equal to not 0 a not is equal to 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि a जो है हमारा क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a is equal to है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं हो सकता है। a 0 के बराबर अगर हम लोग रख देते हैं तो होगा क्या इसमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अगर आपने a का वैल्यू 0 रख दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, अब प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका आ गया लीनियर इक्वेशन। क्या आ गया आपका? लीनियर इक्वेशन। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, वो आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि क्या सर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 नहीं हो रहा है तो क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 0 हो सकता है? इसका मतलब क्या b का वैल्यू 0 हो सकता है? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 0 नहीं होगा, हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू 0 ना रख के कोएफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 0 रखता हूं तो 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो सकता है। सेकंड, आपका यहाँ पे ये जो क्या कांस्टेंट टर्म c को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म 0 होगा क्या? बिल्कुल होगा, आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो सकता है। कांस्टेंट टर्म क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू मैं 0 रख दे रहा हूं तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पे एक ही बात आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी 0 नहीं होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक बात और यहाँ पे सीखेंगे, क्या x ही ले सकते हैं? कोई बंदा ये भी बोल सकता है सर x के जगह पे क्या मैं ये नहीं लिख सकता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं ले सकते? बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो आपका किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा जो x के जगह पे y भी ले सकते हैं, x के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन करेगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा कि यहाँ पे a का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। बात समझ में? b का वैल्यू भी 0 के बराबर हो सकता है, c का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब a क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा इसके बारे में। अब इसको मैं लिख देता हूं एक बार कि a b और c क्या है। एक्चुअली a b और c है क्या,
तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है तो a इक्वल टू हो जाएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हमारा b जो होगा ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो होगा हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा हमारा c, और यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, लिखना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो गाइस देर ना करते हुए आप हेडिंग दे दे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले एक डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। कब होगा ये वैल्यू, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, तब आपका ये आएगा d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कांस्टेंट टर्म होगा। बात समझ में, ये चीजें होगी। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं कि यहां पे मैं bx स्क्वायर प्लस यहां पे मैं क्या डाल दूं, a को मैं यहां पे रख दूं और c को मैं यहां पे रख दूं, तब मैं अगर d का वैल्यू निकालूंगा, कोई बोलेगा सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा बिल्कुल गलत है, ये आपका नहीं होगा। तो सर होगा क्या, जो मैं बोलूंगा वही होगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे आएगा कुछ इस तरह से, ये आ जाएगा आपका d इक्वल टू, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस 4bc आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट। इसका मतलब है ये जो स्क्वायर होता है, पहले फर्स्ट में जो स्क्वायर आएगा वो x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म। गॉट माय पॉइंट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूं। अब देखो एग्जामिनर आपको जानबूझ के करेगा, यहां पे दे देगा वो cx स्क्वायर प्लस यहां पे दे देगा ax प्लस b भी कर सकता है, वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। और यहां पे बोलेगा c नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे जो था आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे a नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, b नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बात रही समझ में, ये चीज है। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसमें जो d का वैल्यू होगा वो होगा c का स्क्वायर माइनस 4ab। बात आ रही समझ में। अब फिर से देखेंगे क्या मैंने सही लिखा है, तो यहाँ पे जो c या जो जिसका स्क्वायर होगा वो क्या है, अच्छा c स्क्वायर लिख दिया क्या, एक मिनट, c स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर माइनस 4bc आएगा, ठीक है। अब जो मैं फिर चेक करूंगा क्या मैं जो फॉर्मूला लिखा हूं क्या वो सही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। मैंने पहले किसको लिखा, x, पहले किसको लिखा, कांस्टेंट टर्म को, और फिर बाद में क्या लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को लिखा। अच्छा, एक चीज और यहां पे कर सकते हैं, यहां पे c को मैं बीच में भी डाल सकता हूं, c को मैं कहां पे डाल सकता हूं, बीच में भी डाल सकता हूं। यहां पे bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a भी लिख सकता हूं, और यहां पे c नॉट इक्वल टू या a b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, या b का वैल्यू अच्छे से लिख देते हैं, b का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे ये बताओ कि हमारे पास d का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा, अच्छा इसमें स्क्वायर चला गया क्या, एक मिनट, यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका c है, तो c स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b। a मतलब ये हमारे पास क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर में b है, और कांस्टेंट टर्म में क्या हमारे पास c है। तो मैंने वहां पे एक्चुअली ये होगा क्या, c स्क्वायर माइनस 4ba होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ba के जगह में मैं क्या ba लिखूं या ab लिखूं, बात बराबर है,
ठीक है। तो ये चीज है, एक बार एनालिसिस कर लें। देखो अलग अलग तरीके से आपको फंसा सकता है नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं b² - 4ac, जो कि गलत है। हमारा जो है करके याद करके नहीं जाना है, आपको एनालिसिस करना वहां पे जाके कि हमारा जो b होगा वो हमारा क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा। अब x का कोफिशिएंट में जो दिया हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर x² का कोफिशिएंट और किसको, कांस्टेंट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, b² - 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स ये आपका यहाँ पे आएगा। अब रही बात की नेचर ऑफ रूट्स में कब आपका रियल रूट्स होगा, कब आपका इमेजिनरी रूट्स होगा और कब आपका इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। यहां पे अब d का वैल्यू, d पे सारी चीजें डिपेंड करेगी। d का वैल्यू अगर आपका इक्वल टू 0 होगा, d का वैल्यू आपका 0 से बड़ा भी हो सकता है, d का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, इक्वल रूट्स आएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट TINCT, डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। दो रूट्स आएगा लेकिन दोनों क्या होगा, अलग अलग, अलग अलग रूट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। बात समझ में, दोनों क्या होगा, अलग अलग आएगा। अगर d लेस देन 0 तो आपके लिए आ जाएगा नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप 11th के बच्चे हैं तो उसके लिए आता है ये फॉर 11th क्लास, फॉर 11th क्लास, ये 10th के बच्चों के लिए नहीं है, ये 11th क्लास के लिए है। अगर d नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी रूट्स। दो रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स क्या होगा हमारा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो ये चीज है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। अगर d का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। अगर d लेस देन 0 तो नो सॉल्यूशन आपको लिखना है। ये क्लास 10th के लिए, अगर हम 11th में पढ़ रहे हैं तो क्या करना है आपको, इमेजिनरी रूट्स लिखना है। बात है समझ में, लेकिन 10th के लिए नहीं है, ये नो सॉल्यूशन आता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग फिर से आगे चलते हैं। अब एक इस इक्वेशन के माध्यम से इसको जानते हैं कि हम लोग यूज कैसे करेंगे। अगर आपके पास x² प्लस कितना 5x - 6 इक्वल टू 0, सपोज दैट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के फॉर्म में, x² प्लस 5x - 6 इक्वल टू 0। तो अगर मैं सबसे पहले रूट निकालूंगा, मैंने क्या बताया था, b² - 4ac, लेकिन ये कब, जब आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब है कि यहां पे क्या होगा, रिलेट करेंगे। a के जगह में कितना है बेटा, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अच्छा, b के जगह में क्या हमारे पास 5 है और c के जगह में हमारे पास कितना है, -6 है, माइनस कितना है, 6 है। तो गाइज यहां पे बात करेंगे कि d का वैल्यू कितना आएगा। b के जगह में कितना है बेटा, 5, तो 5 का स्क्वायर -4, a के जगह में कितना है, 1, ठीक है। और फिर c के जगह में कितना हमारा, -6, तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 25 और प्लस 24, टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका 49। अब हम लोग एक क्या करते हैं, अगर x का वैल्यू निकालते हैं, इसी में x का वैल्यू, x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो b के जगह में कितना हमारे पास 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे d का वैल्यू कितना है, 49, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना, 1। अब एक बात और कि d का वैल्यू कितना है आपका, 49। अब यहां से पता चल जाएगा कि d अगर 0 होता, रियल एंड इक्वल रूट्स, d ग्रेटर देन होता 0 तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d लेस देन होता तो नो सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास, लेकिन 11th क्लास के लिए इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएगा। तो बेटा हमारे पास d का वैल्यू क्या आया, 0 से बड़ा है,
49 जीरो से क्या होता है बड़ा, तो d ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास दो रूट आएगा, दोनों का दोनों रूट होगा हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। बात है समझ में, ये चीजें हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा। तो इसको जब मैं फाइनल क्या इसका वैल्यू निकालूंगा x का, तो -5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना बेटा 7 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट हमारा 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब दो साइन है बीच में, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5 - 7/2, और क्या निकालेंगे x बराबर क्या निकालेंगे -5 + 7/2, तो टोटल वैल्यू आपका आ जाएगा, इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -12 बाई कितना आ जाएगा बेटा 2, इसका मतलब है x बराबर कितना आ रहा है -6 आ रहा है, और यहां पे आ जाएगा आपका 2/2, 2/2 का मतलब कितना, x का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब अगर हम लोग वेरीफाई भी करेंगे तो भी वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या रखो आप 1 रखो, देखो हमारा जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं थोड़ी सी जगह में, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर दे रहा हूं। अगर ये 1 का स्क्वायर LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप एक बार देख लो, तो यहाँ पे कितना 1 + 5 - 6, 6 - 6 0, इसका मतलब LHS RHS के बराबर हो रहा है। दूसरी चीज x का वैल्यू कितना है -6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देख लिया जाए -6 किधर है, तो -6 का होल स्क्वायर और +5 × -6 माइनस का 6, यह आ जाएगा 36 माइनस का 30 - 6, तो आ जाएगा 36 - 36 = 0। इसका मतलब है कि जो आपने निकाला है एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रूट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अगर आप 11th के बच्चे हैं ना, तो इस क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको प्यार हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में जो ये चीजें निकल के आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास, जब मैं d का वैल्यू निकालूंगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, d का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर, जब d का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका b² - 4ac, b² - 4ac, तो यहाँ पे आएगा b का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, तो 1 - 4, ये आ जाएगा कितना हमारे पास -3। अब d कितना आ गया बेटा -3, d लेस देन 0। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप लिख देना नो सॉल्यूशन, क्या लिख दोगे आप, नो सॉल्यूशन। लेकिन एक मिनट, अगर आप 11th के बच्चे 4 11th क्लास, अगर आप 11th के बच्चे हैं 4 11th क्लास, 11th के बच्चे हैं ना, तो 11th के बच्चे हैं तो बेटा ये जो है ना आपका जो है जान निकाल देगा, जान समझ रहे हैं, जान निकाल देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं कि 11th के बच्चे के लिए क्या है, कुछ इनके लिए भी नॉलेज दे देता हूं 11th के बच्चे के लिए, कि 11th के बच्चे के लिए ये क्या चीजें हैं। देखो बेटा होगा क्या, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि आयोटा एक वर्ड आएगा, i² का वैल्यू कितना होगा -1, ठीक है, i² का वैल्यू कितना आएगा बेटा -1 आएगा। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर -1 लिखा जाता है ना कहीं पे, या रूट अंडर -2 लिखा जाता है, रूट अंडर -3 लिखा जाता है, रूट अंडर -4 लिखा जाता है, रूट अंडर -6 लिखा जाता है, रूट अंडर -8 लिखा जाता है, जितना भी रूट के अंदर में माइनस है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूं साथ ही साथ किसका, इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर किसे बोलेंगे, ये 11th क्लास के लिए है, 10 के बच्चे इसको ना देखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप मैथ्स लेना चाहते हो तो आएगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होगा हमारे पास, कि हम लोग बोल सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर is called imaginary number, is called imaginary number, imaginary number, imaginary number, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रखना, एग्जांपल के तौर पर जितना भी नेगेटिव इंटीजर है सारे का भी स्क्वायर रूट ले लो, इमेजिनरी नंबर आएगा,
तो नेगेटिव इंटीजर क्या होता है बेटा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इन सो ऑन चला जाएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये कितना आ जाएगा, सारा का स्क्वायर रूट ले लो, जितना भी नंबर आपको दिख रहा है बेटा। यहाँ पे जो है ना, अगर 3 मत लिख देना गलती से भी, ना तो मारेंगे इतना मार, या -3 भी मत लिख देना रूट अंडर -9 को, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती करोगे, ठीक है, ये चीज है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे बोले सर जी रूट अंडर -16 का वैल्यू क्या +-4 आएगा, नहीं जी ना, +-4 नहीं आता है, ठीक है, इमेजिन नंबर आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ना 4i आएगा। कितना आएगा, 4i। अभी मैंने एक वर्ड लिखा था आयोटा, ठीक है, एक हमारे पास क्या नाम थे, बहुत खतरनाक आदमी था ये, यूलर्स। कौन था, यूलर्स। यूलर साहब का कहना था, उन्होंने ही ये वर्ड आयोटा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस उन्होंने ही किया था आयोटा। आयोटा का पहला लेटर हमारा क्या है, आई है। तो इन्होंने क्या किया था, रूट अंडर -1 को इन्होंने क्या ले लिया, आई ले लिया। क्या ले लिया, आई। तो दोनों ओर जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -1। किसने लिया था बेटा, यूलर साहब ने लिया था। किसने लिया था, यूलर साहब ने लिया था। यूलर्स फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ते हैं, बात करेंगे, बट अभी मोटे तौर पर इक्वेशन के बारे में बात करें तो फिर हम लोग इक्वेशन की तरफ आते हैं। किसके बारे में आते हैं, इक्वेशन के बारे में आते हैं। इक्वेशन के पास हम यहाँ पे आ गए और यही इक्वेशन तो सॉल्व कर रहे थे आपका, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। देखो जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, बट 11th का बच्चे हैं उनके लिए है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो ये क्या आएगा हमारे पास कि जब आप x का वैल्यू निकालोगे -b/√d अपॉन में 2a, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा बेटा, x का वैल्यू होगा, b के जगह में है 1 तो -1 और प्लस d का वैल्यू कितना है आपका -3, तो -3 रख दो अपॉन में 2 × 1, तो यहां पे हो जाएगा आपका x = -1 ± √3 इंटू -1 लिख सकते हैं। इंटू क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। क्या मैं रूट के अंदर में √-3 को, √-3 को 3 × -1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और -1 को क्या लिख दूंगा बेटा, बताओ, ये 3 हो जाएगा। अभी बताए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो इसको मैं आई स्क्वायर लिख दूं, और आई स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास √3 × i/2। एक बार x का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, और एक बार आएगा हमारे पास कितना, -1 - √3i/2। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं इसको मैं ओमेगा मान लूंगा और इसको मैं क्या मान लूंगा, ओमेगा स्क्वायर। आप बोलोगे सर जी ये क्या आपने मान लिया, अल्फा बीटा तो मैं सुना था, यहाँ पे क्या आपने क्या लिख दिया, ओमेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जब आप करके देखना, घर पे आप करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये बड़ा विचित्र कहानी है, बताऊंगा कभी दूसरे टाइम पर, ठीक है, ये दूसरे क्लास में बताऊंगा। देखो जब आप इस वाले क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे, इस वाले क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे ना, वो ये वाला आ जाएगा। करके देख लेना आप लोग। कोई टीचर ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं इसको ओमेगा मान लूं और इसको ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल वो सही है। मैंने इसको ओमेगा माना, इसको ओमेगा स्क्वायर माना, मैं भी सही हूं। इसका मतलब वो भी सही है, मैं भी सही हूं। इसका मतलब है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा। करके देख लेना आप लोग, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, एक दूसरे का ये स्क्वायर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और इससे दोस्ती कर लेना आप लोग, ठीक है, खास करके 11th के बच्चों के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है, कोएफिशिएंट और किसके बारे में, या फिर रूट्स को कैसे हम लोग चेक करते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।